तो आगे चलते हैं हम। तो यहाँ तक हमने क्या किया, पोटेंशियल जो मैंने कहा आपका चैप्टर 200 में बटा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा के कैपेसिटेंस। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे टोटली खत्म हो गया है, ठीक है। न्यूमेरिकल जो होंगे हम चैप्टर के एंड में करेंगे, एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर न्यूमेरिकल को टच करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज कैपेसिटेंस, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैपेसिटेंस की हर डिटेल के बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस बेसिकली एक एबिलिटी है बोल लो या प्रॉपर्टी बोल लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दो एग्जांपल देके बात करूंगा आपसे, देखो कैपेसिटेंस होता क्या है। सपोज दैट अभी यहाँ पे क्या है, फैन चल रहा है मान लो, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे फैन ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, जो फैन ऐसे रोटेट कर रहे हैं क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। लेकिन क्या इंस्टेंट बंद हो जाएगा? देखो दो 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 एग्जांपल देके बात करता हूँ। सबसे पहले मान लो एक ट्यूबलाइट है, मेरे पास एक फैन है, ठीक है। अगर मैं बटन बंद से बंद करता हूँ, मान लो मैंने ट्यूबलाइट बंद की, तो ट्यूबलाइट एट द मोमेंट इंस्टेंट विद इन अ सेकंड बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं फैन ऑफ करता हूँ तो क्या फैन एट द मोमेंट एट इंस्टेंट ऑफ हो जाएगा? ठीक है, नहीं होगा। वो क्या होता है कि जब करंट यहाँ से रुक जाता है, जो फ्लो होता है वो रुक जाता है, उसके बाद भी घूमता रहता है, फिर धीरे धीरे रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? भाई ट्यूबलाइट भी थोड़ी रुक के बंद होनी चाहिए थी, एकदम से कैसे बंद हो जाती है? फैन क्यों रुक के बंद होता है, ठीक है। या फिर अगर टीवी वगैरह चलाते होंगे आप, तो टीवी रिमोट, जो टीवी में रेड कलर का वो होता है, लाइट होती है। जैसे ये टीवी का हो गया पूरा, तो यहाँ पे देखोगे आप एक रेड कलर की लाइट होती है, रेड या किसी भी कलर की लाइट होती है नीचे जो जलती रहती है, टीवी चालू होता है ना। तो अब क्या करते हैं, जब टीवी को प्लग से स्विच से ऑफ कर देते हो आप, तो देखते हो क्या कि ये कुछ सेकंड के बाद, ठीक है, ये कुछ सेकंड के बाद ऑफ होता है, एट द मोमेंट इंस्टेंट ऑफ नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो ये कम से कम 3 4 5 6 सेकंड के बाद ऑफ होता है, ठीक है। तो ये भी ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आपने ये सब फिनोमिना ऐसे सोचा कभी आपने कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, देखो इन सब के पीछे रीजन है कैपेसिटेंस, ठीक है ना। बेसिकली क्या करते हैं, ये चीजें चार्ज होल्ड करके रखते हैं। जैसे इसमें लगा होता है कंडेंसर, लगा होता है पंखे में, ठीक है। तो कंडेंसर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है अपने अंदर। कंडेंसर के अंदर एक डिवाइस होता है कैपेसिटर, ठीक है। वो क्या करता है, चार्ज स्टोर करके रखता है। तो कैपेसिटेंस एक वो फिनोमिना है या वो एबिलिटी है किसी भी चीज की, किसी भी कंडक्टर, किसी भी चीज नहीं बोलनी, किसी भी कंडक्टर की कि क्या वो चार्ज को होल्ड कर सके, ठीक है ना। द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, ठीक है, बाय कंडक्टर, ठीक है। देखो जो कंडक्टर की एबिलिटी, किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी अगर वो चार्ज को होल्ड कर लेता है अपने अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, उस फिनोमिना को या उसकी उस प्रॉपर्टी एबिलिटी को हम बोलेंगे कैपेसिटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। और जो डिवाइस ऐसा करते हैं जो कैपेसिटेंस पे बेस्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं कैपेसिटर। जो डिवाइस कैपेसिटेंस के फिनोमिना पे बेस्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। देखो कुछ अच्छी बातें जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, है ना। जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के होता है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। यहाँ से देखोगे ये हटता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो ये क्या होगा, C V हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जो C होता है ना, इस C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, इस C को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। देखो कैसे कैसे हुआ, देखो जैसे जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाया वैसे वैसे क्या हुआ, चार्ज भी बढ़ेगा, है ना। एक सिस्टम है, एक सर्किट है, ठीक है। तो वोल्टेज क्या, बैटरी प्रोवाइड कर रही है, वोल्टेज सप्लाई कर रही है, बैटरी से मैंने वोल्टेज बढ़ाया, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ चार्ज का फ्लो भी ज्यादा होगा। ऐसे ही जब चार्ज का फ्लो ज्यादा होगा वोल्टेज ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, Q इज इक्वल टू CV, है ना। यहाँ से C क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाय V। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। इज इट क्लियर? ठीक है, वोल्टेज बोल लो, पोटेंशियल बोल लो, ठीक है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है। देखो इसकी जो यूनिट होती है ना, सी की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है इसकी फैराड होती है, एसआई यूनिट जो है इसकी फैराड है, ठीक है। अब देखो अभी कभी कभार ना आपको दिया होता है कि जैसे कोई कैपेसिटर है 2 माइक्रो फैराड में, ठीक है, या फिर कभी लिखता है 2 पिको फैराड, ठीक है। तो देखो 2 माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, इसको कैसे लिखोगे, 2 × 10 की पावर -6 आता है माइक्रो के लिए। फिर f, अगर पिको पिको है 10 की पावर 12, 2 × 10 की पावर -12 f, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है?
ठीक है, आई एम होपिंग कि ये बात आप सबको क्लियर होगी। ठीक है, तो इसको आप उतार सकते हो। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। देखो इसकी ना कई तरह की डेफिनेशन है। मैं जो है ये जो नोट्स हैं मेरे नोट्स का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या या फिर जो जो चीज़ें मेरे से छूट जाएंगी तो वो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें और हो सकती हैं। ठीक है, देखो इसके आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं, या फिर हेडिंग डालो फैक्टर अफेक्टिंग, factors affecting capacitance of a conductor। ठीक है, कंडक्टर की जो फैक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं उन सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। वो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। ठीक है, देखो कैपेसिटर के लिए क्या होता है, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर भी मैटर करता है। ठीक है, सबसे पहले जो फैक्टर अफेक्ट करता है क्या, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद जो जिस नेचर में रखा हुआ है, ठीक है, आपका जो कैपेसिटर है, जो सराउंडिंग मीडियम का नेचर है, ठीक है, उस पर भी मैटर करता है। ठीक है, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम यानी जो उसके कैपेसिटर के अगल बगल का नेचर, आसपास का नेचर है, वो भी मैटर करता है। ठीक है, फिर इसके अगल बगल अगर नेबरहुड में, ठीक है, कोई कंडक्टर प्रेजेंट है तो वो भी फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। ठीक है, अगर इसके आस पड़ोस में कोई कंडक्टर है तो वो भी भाई मायने रखता है, वो भी कुछ ना कुछ अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, इन बातों को लिख सकते हैं आप। तीन चीजें अफेक्ट करती हैं, शेप एंड साइज हो गया, ठीक है, उसके अगल बगल मीडियम है, जो मीडियम है वो, ठीक है, और इसके अलावा क्या, प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो उसके अगल बगल नेबरहुड में कोई कंडक्टर प्रेजेंट है तो वो भी अफेक्ट करता है। ठीक है ना, आगे देखो, आगे दो चीजें और लिखना नोट करके। देखो ये लिख लिया होगा आपने, आगे अगर मैं बात करूं तो आगे दो चीज और लिख सकते हो आप। जैसे सबसे पहले जो चीज है, ठीक है, कि भाई ये अगल बगल के नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन ये अपने नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, कंडक्टर का नेचर कैसा है ये कभी उस पर डिपेंड नहीं करता, ये नेचर ऑफ कंडक्टर क्या है जो भी है। ठीक है, बशर्ते कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो नोट करके लिख सकते हो आप। नोट करके क्या, दो बातें। सबसे पहली बात कि क्या, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर का नेचर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैपेसिटेंस को। ठीक है ना, और दूसरी बात ये कि अगर कंडक्टर के अंदर पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट है, पहले जितना चार्ज प्रेजेंट है वो भी मायने नहीं रखता कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है ना, यानी इट आल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्टिंग इन द ऑन द कंडक्टर। ठीक है, इट आल्सो does not depend on the amount of charge present on the conductor। ठीक है, इसका मतलब क्या कि कंडक्टर पे पहले से ही मतलब या फिर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा ये भी मायने नहीं रखता। ठीक है, देखो तीन चीजें मायने रखती है और दो चीजें मायने नहीं रखती। कृपया करके, जैसे शेप एंड साइज हो गया, अगल बगल का नेचर कैसा है, ठीक है ना, और उसके अगल बगल कोई कंडक्टर प्रेजेंट है या नहीं है, ये तीनों चीज मायने रखती है। और मायने क्या क्या नहीं रखती, सबसे पहले कि जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, ये मायने नहीं रखता। ठीक है, दूसरी चीज है कि अगर कंडक्टर जो है पहले चार्ज कुछ होल्ड करके रखा हुआ है इसमें, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आगे, अब ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। तो एक तो प्रॉपर्टी है, बेसिकली क्या प्रॉपर्टी है। अब जो जो चीज इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है ना, जो भी डिवाइस क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक है, कैपेसिटर। ठीक है ना, कैपेसिटर बोलते हैं।
You can define capacitor as it is the arrangement of two or more conductor which store more energy at constant potential. ठीक है, आप लिख सकते हो it is the arrangement of two or more conductor, दो या दो से ज्यादा कंडक्टर का, ठीक है। जैसे एक प्लेट रख लिया आपने पैरेलल प्लेट, एक और प्लेट ला के रख दी, ठीक है। तो ये क्या, एक कंडक्टर दो कंडक्टर हो गए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, टू और मोर कंडक्टर विच स्टोर, क्या करेंगे, विच स्टोर मोर एनर्जी एट कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। क्या करेंगे, कांस्टेंट पोटेंशियल पे और ज्यादा क्या करते रहेंगे, एनर्जी स्टोर करते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसका जो बेसिक सिंबल होता है ना कैपेसिटर, कुछ ऐसा होता है, ये इसका सिंबल है। ध्यान रखना है दोनों बराबर है, दोनों जो प्लेट बनाई है मैंने, ये जो दो ऐसे खड़े डंडे हैं, ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये बेसिक सिंबल है कैपेसिटर का, ठीक है। तो देखो आपके जो ये कैपेसिटर भी क्लियर है क्या, कि भाई दो कंडक्टर वो रख दो ऐसे तैसे जैसे भी रख दो, ठीक है। वो क्या, वही क्या करते हैं, कैपेसिटर का काम करते हैं, चार्ज होल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है ना। देखो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आपके सिलेबस में एक ही टाइप है, आपको एक ही टाइप पढ़ना है, लेकिन वैसे जो होते हैं ना टाइप्स तीन तरह के होते हैं कैपेसिटर, ठीक है। सबसे पहले पैरेलल प्लेट, जो आपके सिलेबस में पैरेलल प्लेट, ठीक है। दूसरा क्या है, स्फेरिकल, तीसरा है सिलिंड्रिकल, ठीक है। ये तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं आपके पास, ठीक है। तीन तरीके में से ये दो बोल लो, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल, मतलब आप जो पढ़ोगे वो कौन सा तरीका होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। कौन सा तरीका होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है और बहुत जगह यूज होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, आगे बढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो यहाँ थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन बहुत जल्दी हम भी इसकी भी डेरिवेशन देंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हम देखेंगे ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी कैपेसिटेंस होल्ड करके रख सकता है या कितनी कैपेसिटेंस स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। देखो क्या होता है, मैंने इसके दो तीन खूबी बता दिया आपको कि भाई ये क्या होता है, मोस्टली यूज होता है। अरेंजमेंट है क्या, ये किसका अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है भाई। दो पैरेलल प्लेट ऐसे रख दी, बन गया कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट उठा के रख दी, बन गया कैपेसिटर, ठीक है। दूसरी बात इसके बारे में अगर जानोगे तो दूसरी बात जो है कि कॉस्ट इफेक्टिव और मोस्टली यूज होता है, इट इज वाइडली यूज। बस होता क्या, दो कैपेसिटर के बीच में सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो गया, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। होपिंग कि आप सबको क्लियर होगा कि सेपरेटेड बहुत छोटे से माइन्यूट से डिस्टेंस से क्या होता है, सेपरेट होता है। देखो इसके फिगर की बात कर लेते हैं, अगर फिगर ड्रॉ करोगे इसकी, तो ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो डिस्टेंस डी हो गया, ठीक है। ए क्या हो गया, एरिया ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। एनीथिंग एल्स, बस ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेसिकली, सपोज दैट इसमें कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम सुने हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम सुने हो, ठीक है। देखो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, मान लो एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इसके पास में एक ऐसी नॉर्मल से प्लेट है जिसको कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ, इस पे ऑटोमेटिकली देखो इसके अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है ना, और इसके दूसरी साइड क्या होगा, उसके अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैंने यहाँ क्या कर दी, इसको अर्थिंग दी, मैंने अर्थिंग जैसी दी, मैंने अर्थिंग तो वैसे क्या हुआ, ये चार्ज ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, अपोजिटली चार्ज प्लेट हो गई। देखो एक बार ये कैसी प्लेट हो गई, अपोजिटली चार्ज प्लेट हो गई। आप देखो आप फिगर दो बार बना सकते हो, ठीक है। मैंने दो बार बनाने का कष्ट नहीं किया, ठीक है। मैंने एक ही बार में निपटा दिया, क्या मैंने अर्थिंग कर दी, पॉजिटिव सारी अंदर चली गई, जितना पॉजिटिव चार्ज था सारा अंदर चला गया। अब ये कैसी प्लेट हो गई, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो गई। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। होपिंग की मेरी बात आप सभी को क्लियर होगी। ए क्या है, एरिया है प्लेट का, ठीक है। सिग्मा, आप देखो कुछ एब्रिविएशन की बात कर लेते हैं। ए क्या है,
एरिया हो गया इसका, ठीक है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक है। ई देखो ई क्या है, अब इस रीजन में क्या है, इस रीजन में चार्ज दोनों के पास, तो इस रीजन में क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब जैसे चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ क्या होगी इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट इज सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एनसीईआरटी में ये गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन का पार्ट है। गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन का पार्ट है। सेकंड एप्लीकेशन शायद ध्यान होगा आपको कि शीट के ऊपर, प्लेन शीट के ऊपर कितना चार्ज होता है, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वहां पढ़ा होगा आपने। तो ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके अलावा और कुछ यूज करो तो जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, प्लेट है, प्लेट बोले तो सरफेस है, सरफेस के लिए यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा आ गया, है ना। तो सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गए, ठीक है। एनीथिंग एल्स, और क्यू ले लो, क्यू, क्यू क्या हो गया, चार्ज हो गया इसके ऊपर, ठीक है। अब वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस की इस प्लेट में, ये जो सेटअप है, जो फिगर है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटेंस की वैल्यू स्टोर हो रही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? हमें क्या निकालना है कि इसके अंदर, ठीक है, कितनी वैल्यू जो है स्टोर हो रही है, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे, मैं इस रीजन में रब कर देता हूँ। इसमें आमतौर पे ये चीजें लिखता नहीं हूँ, लेकिन ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के चक्कर में मेरे को लिखनी पड़ी, ठीक है। ध्यान रखना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ की, यहाँ की, इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इनर रीजन, ठीक है ना। तो आगे इसको डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं भी पोटेंशियल की बात करूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा, तो ध्यान दो, आपने पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, ई डॉट डी, है ना। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है ई डी, ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मली सोचो पोटेंशियल क्या हो सकता है, ठीक है, पोटेंशियल क्या हो सकता है, ये जो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड और जितना डिस्टेंस है, इतना तो पोटेंशियल होगा इसके बीच में, है ना। तो भाई जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक जा रही है, और उसको मैंने क्या किया, डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, टोटल पोटेंशियल आ गया, ठीक है। पोटेंशियल क्या हो गया, ई डॉट डी, ठीक है। अब देखो ई क्या होता है मेरा, ई क्या होता है भाई, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने देखा ई क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, है ना, ठीक है। अब और थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो सोचो सोचो, वी क्या लिख सकते हो यहाँ पे, वी हमारा क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है वी, बता दो कोई मेरे को, सॉरी यूट्यूब पे रियली सॉरी भूल गया, ठीक है। यहाँ से वी क्या हो सकता है हमारा, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू क्या होता है, सी वी, है ना। यहाँ से अगर मैं वी निकालूं तो वी क्या होगा, क्यू बाय सी हो जाएगा, होगा ना, क्यू बाय सी। यहाँ पे लिख दो क्यू अपॉन में सी इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। देखो यहाँ सेकंड चैप्टर में क्या है, थोड़ा बहुत बेसिक आता है फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है ना। तो अगर जिसने नहीं पढ़ी तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा भाई पहला चैप्टर जाके पढ़ लो, ज्यादा अच्छे समझ आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से देखो क्यू क्या होगा, क्यू क्या होगा, सिग्मा ए होगा यहाँ से, है ना। यहाँ उठा के रखो एक बार वैल्यू, यहाँ पे सॉरी सिग्मा क्यू बाय, सिग्मा की वैल्यू रख दो उठा के यहाँ से, सिग्मा की डायरेक्ट वैल्यू उठा के रख दो यहाँ से। देखो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में सी इज इक्वल टू सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या है, डी, है ना। जो कट रहा है काट दो, देखो क्यू से क्यू कट गया, इस क्यू से ये क्यू कट गया। अब इसको उल्टा कर दो, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए, दिस इज कैपेसिटेंस राइट देयर, है ना। तो ये क्या है, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, सी इज इक्वल टू क्या आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। दिस इज द फॉर्मूला, समझ रहे हो। इतना इतना कैपेसिटेंस स्टोर कर रहा है ये पैरेलल प्लेट जो है, कितनी कैपेसिटेंस स्टोर कर रहा है, इतनी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी कैपेसिटेंस स्टोर कर रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। काइंडली राइट इट डाउन। तो आप लोगों ने उतार लिया हो गया। देखो आगे चलते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तब था जब इसके बीच में दोनों क्या थी, दोनों प्लेट थी, दो प्लेट खाली थी, इसके बीच में कुछ नहीं था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो उस टाइम पे क्या इफेक्ट होगा इसमें, ठीक है। अगर मैंने दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। आप हेडिंग डाल सकते हो, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सेकंड जो इसका पार्ट है, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर मैंने दो प्लेट के बीच में क्या डाल दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, इन शॉर्ट, यानी एक ये प्लेट है, एक मेरी ये प्लेट है, ठीक है। अगर इस प्लेट के बीच में मान लो इस पे चार्ज था, पॉजिटिव, ये चार्ज था, ठीक है, इसमें भी यही चार्ज, सेम चार्ज,
ठीक है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो मैं ये बात नहीं करूँगा कि भाई इसको थोड़ा दूर रखो, अर्थिंग वर्थिंग की बात मैं नहीं करूँगा भाई, समझदार हो आप लोग, ठीक है ना। इस साइड मैंने क्या किया, सारा नीचे अंडरग्राउंड कर दिया, ठीक है, थ्रू अर्थिंग। जहाँ मैंने बीच में क्या डाली है, प्लेट डाली मैंने। सपोज दैट मैंने यहाँ बीच में एक प्लेट डाली जिसकी डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ थी वो के थी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो थी इसकी के थी, ठीक है। इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दैट इज ई डैश। मुझे नहीं पता इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं थी, तो थी तो मैंने क्या मान लिया, ई डैश थी, ठीक है। अब देखो चार्ज यहाँ से आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, और मान लो ये पास होने दे रहा है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है चार्ज को पास होने देगा अपने पे से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक देखो पोटेंशियल भी वेरी करेगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, डिस्टेंस पोटेंशियल को फॉर्म में क्या होता है, ई डॉट डी। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई रहेगी, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगी, लेकिन चेंज कहाँ पे होगी, सिर्फ यहाँ पे होगी, ठीक है। लेकिन मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो पोटेंशियल बेसिकली चेंज होगा मेरा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लो डिस्टेंस मान लिया x1 मान लिया, ठीक है। इसके जो डिस्टेंस को माना मैंने t मान ली, इसकी जो थिकनेस होगी बेसिकली इसको मैंने माना t, ठीक है। और इसको मान लिया मैंने, जो रिमेनिंग बच गया यहाँ से यहाँ तक, इसको माना मैंने x2, ठीक है। और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, सेपरेशन को मैंने माना d, ठीक है। आई एम होपिंग कि फिगर आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। देखो आगे बात करें अगर, तो हमें यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखना एक बार ध्यान से, एब्रिविएशन का फिर इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं, इस बार इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ हियर द नेट पोटेंशियल। देखो यहाँ पे तीन केस होगा, पोटेंशियल का तीन केस बनेगा। एक तो यहाँ से अलग पोटेंशियल मान लो V1 होगा, यहाँ से अलग मैंने मान लिया पोटेंशियल क्या होगा V2, और यहाँ से अलग मैंने मान लिया पोटेंशियल क्या होगा V3। क्योंकि पोटेंशियल किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो इन दोनों में सेम है, लेकिन क्या डिस्टेंस सेम है, मुझे नहीं पता डिस्टेंस सेम है नहीं है, मैंने अलग अलग मान ली, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगी क्योंकि यहाँ पे कोई प्लेट नहीं, कोई प्लेट तो यहाँ पे बीच में, ठीक है, जो स्लैब है, सॉरी स्लैब जो है, ठीक है। तो here the potential will be net potential। here V net क्या होगा, सबको जोड़ दो, V1 को जोड़ो, V2 को जोड़ो और V3 को जोड़ दिया मैंने, ठीक है। देखो तो V0 को अगर मैं जोड़ दूं तो उससे पहले एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे, इससे पहले एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो इधर अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग आपको ऐसा दिख रहा है x1 प्लस t प्लस x2 को क्या मैं d लिख सकता हूँ ना। यहाँ से एक चीज निकालो, x1 प्लस x2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, d माइनस टी लिख सकता हूँ ना। बस इसको साइड में लिख के रख लेना, बस इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखना बाकी एब्रिविएशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई x1 ये है, d ये है, d ये है, ब्ला ब्ला करके एब्रिविएशन लिखो, और आपसे कोई दिक्कत नहीं, बट डेरिवेशन तुमसे कह रहे भर दो, ठीक है। लेकिन यार तुम समझदार हो, इतने समझदार हो, लेकिन एग्जाम में समझदारी नहीं दिखाता भाई, वो एग्जाम में। ये देखो V नेट को क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से देखो अगर V की वैल्यू निकालो तो V क्या होता है, E डॉट x1, ये होगा यहाँ पे E x1 प्लस V2, देखो यहाँ पे E डैश T हो गया, प्लस इसको देखो तो E x2 हो गया, E x2। इधर देखो यहाँ से कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, E कॉमन x1 प्लस x2 बचेगा, और यहाँ क्या बच गया, प्लस E डैश T बच गया यहाँ पे, है ना। V नेट ये बच गया ना हमारे पास। इधर देखो E अगर मैं वैल्यू पुट करूं, E क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता है ना E क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना, x1 प्लस x2। देखो ये भी क्या है, ये भी एक सरफेस है, ये भी क्या है, एक सरफेस है, तो इस पे भी कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ये भी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बस क्या डिपेंड करता है, जो k की वैल्यू है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैटर करता है बस, ठीक है ना। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसलिए k इधर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो इसके पास क्या है, T, ठीक है। आप देखो कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से, बहुत कुछ कॉमन दिख रहा है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख गया मेरे को। क्या बच गया अंदर, x1 प्लस x2 प्लस t बाय में k, दिस इज लेफ्ट, V नेट इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। आगे देखो, अगर आगे बात करूं मैं तो मेरे पास क्या होगा, ये है इसका एलसीएम, या तो एलसीएम भी ले सकते हैं, या तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। V क्या होता है हमारे पास, V क्या होता है, V अभी हमने देखा था। Q क्या होता है, CV, यहाँ से V निकालो, Q बाय C आ गया, यहाँ पे लिखो Q बाय C इज इक्वल टू, ये सिग्मा क्या होता है, हमने पढ़ा Q बाय A होता है एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में क्या बच गया, x1 प्लस x2 प्लस P बाय K, ठीक है। अच्छा देखो एक और चीज, यहाँ में एक x1 प्लस x2 का हमने इस्तेमाल किया था, यहाँ पे x1 प्लस x2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, d माइनस टी लिख सकता हूँ। x1 प्लस x2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, d माइनस टी लिख सकता हूँ। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। यहाँ देखो Q से Q कट गया, बचा क्या, 1/c इज इक्वल टू 1/a एप्सिलॉन नॉट,
और बचा कहते हैं डी माइनस टी प्लस टी, इसका भी एलसीएम ले लो तुम्हें संतुष्टि होगी, के बच गया डी माइनस टी, ठीक है, प्लस टी बाय में के, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, इसका उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा, सी ऊपर आ गया, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, और ऊपर क्या आ गया, ये ऊपर आ जाएगा यानी के, है ना, और नीचे देखो नीचे क्या बच गया, के ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके पास कैपेसिटेंस है, किस केस में, इस केस में, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन लगती है, एक कंडीशन क्या लग सकती है, इधर देखो साइड में कर देता हूँ इधर सॉल्व, ठीक है। तो कंडीशन क्या लग सकती है, मान लो अभी तो ये इसके बीच का ये गैप थिकनेस था x1 x2 था, ये था x1, सपोज दैट ये बहुत बड़ा इतना ठीक है, सपोज दैट इतना ठीक है कि भाई जो t है d के बराबर है ना, लेट इतना भी तो हो सकता है भाई, मैक्सिमम इतना हो सकता है, लेट t इज नियरली इक्वल टू d, है ना, तो मैं t की जगह क्या लिख सकता हूँ, d लिख सकता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे c इज इक्वल टू k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, नीचे देखो नीचे k, ये d माइनस t की जगह d लिख सकते हैं, और प्लस t की जगह d लिख दो, क्या बचेगा, ये पोर्शन तो जीरो बचेगा, क्या, c इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a बाय में d। This is the formula when dielectric slab is inserted between the plates. I hope that this is clear to you all. Kindly write it down.